आज हम करेंगे अक्टूबर नवंबर 2019 वेरिएंस 42. An electrochemical cell is constructed using two half cells. This is bromine half cell. This is Mn3 plus half cell. State the material used for the electrodes in each half cell. मैंने कहा था if ions are involved, then platinum is used as an electrode. Similarly, यहाँ पर भी ions involve हो रहे हैं. इसका मतलब इस केस में भी platinum is used as an electrode. The cell is operated at 298 Kelvin, that is at 25 degrees Celsius. The bromine half cell has a standard concentration. Mn3 plus Mn2 plus half cell has Mn3 plus की concentration and Mn2 plus की concentration, meaning standard वो नहीं है हमारे पास, कहना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है, राइट? तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log ये इक्वेशन है आपके पास. Mn3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Mn2 प्लस. तो हमने जो आपको लिखवाया था ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Mn3 प्लस. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इसकी जो E नॉट की वैल्यू थी वो 1.44 वोल्ट है, सॉरी 1.49 वोल्ट. ओवर n. आई थिंक सो. इसकी इक्वेशन देख लेते हैं डेटा बुकलेट से. मैग्नीज की Mn, दिस इज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ. तो concentration of Mn2 plus is basically 0.1, concentration of Mn3 plus is basically 0.5. तो अगर मैं यहाँ से E को कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1.53 वोल्ट. ठीक है. Calculate the E naught cell under these conditions. So मेरे पास E सेल आ गई. E राइट माइनस E लेफ्ट. याद रखिएगा कि आपके पास ब्रोमीन की हाफ सेल इक्वेशन है और इसकी एसिपी की वैल्यू है प्लस 1.06 वोल्ट, 1.07 वोल्ट आई बिलीव. चेक कर लेते हैं. ब्रोमीन 1.07, राइट. और बेटा आपके पास जो आपने अभी जिंक की निकाली है, सॉरी Mn3 प्लस, उसकी आपने एसिपी की वैल्यू निकाली है 1.53 वोल्ट. ये आपने कैलकुलेट की, तो इसको प्लग इन कर देते हैं. तो ये आपके पास हो जाएगा 1.53 माइनस प्लस 1.07 वोल्ट. तो यहाँ से ई सेल आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 0.46 वोल्ट. फिर वो कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दैट अकर्स. ओवरऑल रिएक्शन दैट अकर्स. ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन जो कि हो रहा है उससे रिलेटेड डिस्कशन करनी है. तो देखें आपके पास ये इक्वेशंस बनी हुई हैं. इस इक्वेशन को मैं एज इट इज रखूंगा, इसको मैं फ्लिप करके लिखूंगा. तो जब मैं इसको फ्लिप करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास
एंड ऑब्वियसली मैं जब इसको फ्लिप करके लिखूंगा तो मैं इस इक्वेशन को 2 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हो जाएगा मेरे पास 2mn3 प्लस 2br माइनस, हो जाएगा आपके पास br2 प्लस 2mn2 प्लस। ठीक है, so what I did is कि मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज रखा बिकॉज इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है, और इसको मैंने फ्लिप करके लिखा। ठीक है जी, सो हम दोबारा से बता देते हैं आपको कि हमने इस इक्वेशन को एज इट इज रखा है बिकॉज इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है। आई वाज सेइंग कि मैंने इसको एज इट इज रिडक्शन फॉर्म में लिखा बिकॉज इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव थी। इसको फ्लिप करके लिखूंगा। वन मोर थिंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, इसलिए इक्वेशन फाइनल मेरे पास ये आएगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर आपके पास an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrode. A current of 1.50 ampere is passed for 3 hours. 5.09 gram of copper is deposited at the cathode. The charge on one electron is this. The relative atomic mass of copper is this. Use the data to calculate an experimentally determined value of the Faraday Avogadro constant. 3 significant figures में आंसर देना है। So, सबसे पहला काम बेटा, मेरे पास करंट है, मेरे पास टाइम है, मैं सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा। 1.50 इंटू थ्री इंटू 60 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मुझे उन सारी चीजों को चेंज करना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ से चार्ज आ जाएगा बेटा 16200 कूलम्स। ठीक है, मेरे पास मास ऑफ कॉपर है, तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ कॉपर निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा 5.09 डिवाइडेड बाय 63.5। तो मेरे पास से यहाँ 5.09 divided by 63.5, so it's going to be 0.08015 moles. तो moles of copper आ गए। इक्वेशन ये होगी आपके पास एट कैथोड, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो आपके पास यहाँ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल्स है, ये 1 मोल है। अगर आपने यहाँ पर 0.08015 कैलकुलेट किया है तो बताइए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा आपके पास, और इस तरह से 0.1603 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू चार्ज ओवर फैराडे कांस्टेंट। क्योंकि मैं एवोगाड्रो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, व्हिच इज व्हाई मैं फैराडे कांस्टेंट को भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ से चार्ज ले लूंगा 16200 just hold on a second, 1.5 into 3 into 60 into 60, 16 this divided by moles of electron is 0.1603. So it's going to be 101060515। मुझे पता है कि अगर मुझे एवोगाड्रो कांस्टेंट यूज करना है तो मैं एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू LE का यूज करूंगा। F इक्वल्स टू LE में L मुझे कैलकुलेट करना है। तो फैराडे कांस्टेंट मैंने कितना कैलकुलेट किया है 10160.5115। उसको डिवाइड कर दीजिए आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 1.6 into 10 to the power -19। इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो इट्स गोइंग टू बी 6.31
10 to the power 23, तो आपके पास आ जाएगा 6.31 into 10 to the power 20. ठीक है? I hope it makes sense to you. I hope आपने understand किया हो कि हमने इसको किस तरह से solve किया है. Now the next question is, explain why magnesium nitrate cannot be obtained by the electrolysis of dilute aqueous magnesium sulfate. Your answer should include the data from the data booklet. जाहिर सी बात है, मैग्नीशियम हाफ सेल की एसिडिटी वैल्यू -2.37 समथिंग है. मैग्नीशियम -2.38 है, -2.38 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन की हाफ सेल की वैल्यू है बेटा 0.00 वोल्ट. तो यहाँ 2 मार्क्स हैं, तो 1 मार्क तो मेरे ख्याल से डेटा शो करने का था और 1 मार्क जो है वो एक्सप्लेनेशन का है. तो एक्सप्लेनेशन में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. पहला, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव. So it can easily gain electron at cathode. ठीक है? आप इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. So it cannot gain electron. क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता. ऑलराइट. Next, explain what is mean by the following term, half life of a reaction. हमने आपको बताया था कि टाइम टेकन for the concentration of reactant to be halved from its original value. Rate determining steps, slow step reaction. Is rate determining step reaction. The reaction between hydroxide ion and bromomethane is first order with respect to OH negative ion and first order with respect to this. तो बेटा इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है और हाइड्रोक्साइड आयन के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है. Suggest a practical method that would confirm that the reaction is first order with respect to this. उसके बाद वो कह रहे हैं your method should include details of measurements that will be taken in order to calculate the rate of reaction. You should include a method of presenting the result to show that the reaction is first order with respect to this. Okay. अगर मुझे हाइड्रोक्साइड आयन को ऑर्डर फर्स्ट शो करना है तो इसका मतलब ब्रोमोमीथेन को मैंने कांस्टेंट लेना होगा और कांस्टेंट मैं उस वक्त ले सकता हूं जब मैं ब्रोमोमीथेन को एक्सेस अमाउंट के अंदर लूंगा, क्योंकि जो भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है हम उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं कर सकते. राइट. सो ब्रोमोमीथेन must be in excess. So its concentration needs to be constant.
All right. During the reaction, temperature needs to be constant. The temperature needs to be controlled. जब आप several readings लेंगे तो जाहिर सी बात है throughout the readings for the experiment temperature को control करना होगा. Take various concentration solution of hydroxide ions. ठीक है. इसके बाद है आपके पास measure the time taken at regular intervals. इसके बाद plot a graph of concentration of hydroxide ions against time to find the rate of reaction. Through gradient. ठीक है बेटा. फिर वो आपसे कह रहे हैं the hydrolysis of methyl ethanoate by hydroxide ions is first order with respect to this and also first order with respect to hydroxide. ठीक है. In a particular experiment, concentration of methyl ethanoate given है, concentration of hydroxide given है, initial rate given है. Write the rate equation for this reaction and calculate the value of the rate constant. State the unit of K. चलो ठीक है, ये हो जाएगा rate equals to K concentration of CH3, CO2, CH3, concentration of hydroxide ions. अब मुझे रेट की वैल्यू गिवन है 2.06 into 10 to the power minus 3 equals to K. मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं. इसकी कंसंट्रेशन है 0.100, इसकी कंसंट्रेशन है आपके पास 0.100. तो यहाँ से K की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है 0.206. तो यहाँ लिख देता हूँ 0.206. और अगर मैं यूनिट करूँ तो यूनिट हो जाएगी मेरे पास मोल इनवर्स 1 dm क्यूब सेकंड इनवर्स. ये यूनिट मैंने डिटरमाइन करना सिखाई है ड्यूरिंग द लेक्चर, राइट. हम एक बार और बता देते हैं कि रेट की जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स है. इक्वल्स टू के एज इट इज. और इन दोनों की कंसंट्रेशन की यूनिट मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑब्वियसली 1 ये देगा 1 सेकंड इनवर्स ओवर मोल पर डीएम क्यूब. तो जब मैं इसको प्रॉपर लिखूंगा तो ये यूनिट इस तरह से कन्वर्ट होगा. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड dissolves in water to form an acidic solution. This is because अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयंस है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं, राइट. अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयंस है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं. This is due to the dissociation of ammonium ions. वो उन्होंने कह भी दिया. The ammonium ion is a weak acid. The pH of 0.3 mole per dm solution of ammonium chloride is, guys, this is the concentration of ammonium chloride. और
और ये pH गिवन है अंडर स्टेटेड कंडीशन, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ 0.3 मोल पर dm क्यूब सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आपके पास pH equals to minus log concentration of hydrogen ion। pH की वैल्यू गिवन है 4.89 equals to minus log concentration of hydrogen ion। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं शिफ्ट लॉग माइनस 4.9 लूं, 10 टू द पावर माइनस 4.89 कर रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेटर पे करूंगा शिफ्ट लॉग माइनस 4.89, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर डीएम, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीके ऑफ द अमोनियम आयन। तो बेटा मैं इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, concentration of hydrogen ion, concentration of ammonia over concentration of ammonium ions। आप जानते हैं बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा Ka इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका स्क्वायर कर लो ओवर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। K की वैल्यू गिवन है, नहीं वो कैलकुलेट करनी है हमने। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने निकाली है 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.3, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 5.547 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और यूनिट हो जाएगा बेटा मोल पर डीएम क्यूब, सही। अब पीके कैलकुलेट करना है तो मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूंगा, तो यहाँ से पीके ए की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 9.26, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9.26, ठीक है। A buffer solution can be made by mixing ammonium chloride with ammonia solution। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट का ये वीक बेस है। Explain with the aid of an equation how the solution behaves as a buffer when a small amount of strong acid is added। बेटा जब आप एसिड ऐड करते हैं आप जानते हैं वो बेस से रिएक्शन करेगा, तो वो अमोनिया से रिएक्शन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयंस में। फिर वो कह रहे हैं explain with the aid of an equation how this solution can behave as a buffer when a small amount of strong base is added। बेटा जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट से रिएक्शन करता है, सॉल्ट आपके पास अमोनियम आयंस हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और वाटर बन जाएगा, यानी अमोनियम आयंस क्योंकि एसिड होता है अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है बेटा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं यूज द वैल्यू Kw टू कैलकुलेट द H आयन इन प्योर वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, शो योर वर्क। बेटा Kw का एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। Kw की वैल्यू फिक्स है डेटा बुकलेट में, व्हिच इज 1.0 into 10 to the power minus 40, राइट। और जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम मालूम करवाना चाह रहे हैं, तो हम जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की होगी। कैसे, जरा देख लीजिए। हमने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि जब वाटर डिसोसिएट होता है इट आयोनाइजेस इनटू इट्स H+ एंड OH-। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, अगर इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर रहा हूं तो इसकी कंसंट्रेशन x होगी, तो ये हो जाएगा x²। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर डीएम क्यूब।
ये हो जाएगा आपके पास 1.0 into 10 to the power minus 7 मोल पर डीएम। फिर वो आपसे कह रहे हैं the pH of pure water at 50 degrees Celsius is this, calculate the numerical value of Kw at 50 degrees Celsius। तो बेटा सबसे पहले pH equals to minus log concentration of hydrogen ion लेना है। concentration of hydrogen ion अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो pH की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 10 to the power minus 6.64। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 2 देख लेते हैं, शिफ्ट लॉग माइनस 6.64, शिफ्ट log minus 6.64 is going to be 2.29 into 10 to the power minus 7, 2.29 into 10 to the power minus 7 mole per dm cube। ठीक है जी, हम सब जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की है वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की है। तो ये हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर, Kw की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 2.29 into 10 to the power minus 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से Kw की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 5.25 into 10 to the power minus 40, ये हो जाएगा 5.25 into 10 to the power minus 40। आप नोट करें 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वैल्यू है राइट, और अब 50 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू ये हो गई, ज्यादा हो गई वैल्यू। तो यही हमने क्लास में बताया था आपको कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज़ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा है। सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है तो Kw की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो बात यहाँ पर प्रूव की होगी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the table shows some standard entropy data, lead 4 oxide decomposes to lead oxide and oxygen when heated, ये डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, वो कह रहा है यूज द डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट मेरे पास है 69 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन है मेरे पास 205, रिएक्टेंट है मेरे पास 77, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से क्योंकि PbO2 2 मोल्स है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड एंट्रोपी मेरे पास आ जाएगी प्लस 189 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है use the value delta H in your answer to A to calculate the temperature at which this reaction becomes feasible। हो जाएगा डेल्टा G नॉट equals to delta H नॉट minus T delta S नॉट। डेल्टा H की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी which is plus 118, टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, एंट्रोपी हमारे पास है प्लस 189, ये जूल्स में है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पर जी क्या लेना है, ओके गाइस, reaction becomes feasible, so if reaction becomes feasible delta G should be 0। if the value of delta G is not given and the reaction is feasible, तो मैंने क्लास में बताया था कि हमेशा आप डेल्टा G की वैल्यू को 0 लें। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और T की वैल्यू आएगी 624.34 केल्विन, तो हम यहाँ लिख देते हैं 624.34 केल्विन। ठीक है जनाब, इसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन में solid lead to hydride can be made by heating lead metal in air, predict the sign of the standard entropy change of this reaction, explain your answer। guys ये lead है, ठीक है, और एयर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो लेड ऑक्साइड बन रहा होगा,
बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ नहीं है, तो गैशियस मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो बताइए गैशियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, so entropy decreases. Describe fully what would be seen when magnesium and strontium are heated separately in oxygen. Magnesium burnt with bright white flame. Strontium burned with crimson flame. Okay. Write an equation for each of the following processes, include the state symbols. Calcium burnt in air. That's easy. Calcium को जब आप oxygen से reaction करवाएंगे, because air contain oxygen, so it will turn to calcium oxide. ये भी solid, ये gas और ये भी solid. Calcium carbonate is heated strongly, तो solid calcium carbonate को जब आप heat करेंगे strongly, it will turn to calcium oxide, which is also solid. And carbon dioxide gas. Okay. फिर वो आपसे कह रहे हैं calcium hydroxide is formed when water is added to calcium oxide. Calcium hydroxide and calcium carbonate are both used in agriculture. Describe the main benefit of adding calcium hydroxide or calcium carbonate to soil. ये soil की जो pH है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं या एसिडिटी को कम करने में हेल्प करते हैं. न्यूट्रलाइज acidity of soil. Explain why group 2 hydroxide becomes more soluble down the group. इस पर काफी बात हो चुकी है, तो हम इसको ब्रीफली लिख देते हैं. Charge density decreases because ionic radius increases. फिर आप लिखिए lattice energy and hydration enthalpy decreases. Both decreases. फिर lattice energy decreases more significantly. Then hydration. Hence, the standard enthalpy change of solution is exothermic. The solubility increases down the group. Describe the observation, if any, that you would make when a few drops of NaOH are added to barium chloride. When barium chloride reacts with sodium hydroxide, it will turn to barium hydroxide. ठीक है? और barium hydroxide क्या होता है? हम कह रहे हैं डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो barium hydroxide soluble होगा, राइट? तो नो चेंज, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, बनेगा और इमीडिएटली प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, कोई सडन चेंज आपको नजर नहीं आएगा. ठीक है? A few drops of H2SO4 are added to this. So when you add sulfate in a solution of barium ions, you will get white precipitates.
Describe and explain how the thermal stability of group 2 carbonates varies down the group. ओके, इस पे भी कई मरतबा बात हो चुकी है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ब्रीफ करके लिख देते हैं। चार्ज डेंसिटी and polarization decreases down the group due to the increase in ionic radius. Cation cannot distort the electrons of carbonate ions easily so the composition takes place at high temperature. Hence, thermal stability increases down the group. Next is explain what is meant by the term monodentate ligand. Monodentate ligand donates only one lone pair to the transition metal line so that they will form one dative bond. Donate one lone pair from the transition metal ion so that only one dative bond is formed. Copper sulfate solution undergoes visible changes with certain reagents. Few drops of aqueous ammonia. Observation क्या होगी? Dark blue precipitates. और हमने जो आपको क्लास में करवाया हम वो बता रहे हैं। ये हो जाएगा CuH2O taken 4 OH taken 2. We have done this thing in class, तो हमने वही चीज बताई आपको, सही है। In excess of aqueous ammonia तो डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, और जो हमने क्लास में बताया इससे रिलेटेड तो ये है CuNH3 taken 4 H2O taken 2 plus an excess of aqueous NaOH, pale blue precipitates बनेंगे, और जो क्लास में बताया बेटा हमने वो ये होगा CuH2O taken 4 OH taken 2, an excess of concentrated aqueous solution, yellow solution बनेगा बेटा, और इससे रिलेटेड जो हमने क्लास में इक्वेशन पर आई है वो है CuCl4 2-, ठीक है। When water is added to concentrated aqueous cobalt chloride, the color of the solution changes from blue to pink. Explain this observation. Okay. Explain करना है। पेशेंस नहीं चाहिए, लेकिन वैसे बताना है।
आप लिखिए ligand exchange reaction takes place between cobalt chloride and water. ठीक है, और वो कह रहे हैं you should include reference to electrons movement between orbitals in your diagram. Between orbitals का मतलब lower energy T2G orbital and higher energy EG orbital. सही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं as water approaches degenerate the orbital splits in two different groups. ठीक है, splitting energy changes as water is a weak ligand. Electron promotion takes place between these two sets of the orbitals and for this we need a photon specific frequency. So कलर बताना है आपको बेसिकली कि ब्लू टू पिंक कैसे हो रहा है. इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने ये पूछा कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स कैसे शो करते हैं. When chlorine gas is bubbled into FeSO4, the color of the solution changes from pale yellow, green to yellow. Use data from the data booklet to explain this observation. Include an equation in your answer. आप जानते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और Fe2+ आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. तो जब क्लोरीन Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा इट विल टर्न टू Fe3+. ऑलराइट, तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन ये वाली लेनी होगी डेटा बुकलेट से. क्लोरीन के लिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे और आयरन के लिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, दोनों जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं. इफ यू रिमेंबर, इस इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे और आयरन की इक्वेशन को फ्लिप करके लिखेंगे. उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. ये हो जाएगा 2Fe2+ एरो 2Fe3+ plus 2Cl-. I hope it makes sense to you. ठीक है, इसकी वैल्यू है बेटा +1.36 वोल्ट और इसकी वैल्यू है बेटा +0.77 वोल्ट. सही है, तो आप नोट करो कि मोर पॉजिटिव है इसको मैंने एज इट इज रखा हुआ है, ये लेस पॉजिटिव इसको मैंने फ्लिप करके लिखा. फ्लिपिंग के साथ साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाए. If a solution of chloride ion is added to solution containing iron 3 ions and equilibrium is established, write the expression for the stability constant of this. ठीक है, charge has to be inside the bracket. FeCl4 negative, ये concentration हो गई आपकी FeCl4 minus over concentration of Fe
H2O taken 6 3 plus and chloride ions 4 कर देंगे यहाँ पर. For the above equilibrium, the numerical value of K step is 0.08. Calculate the concentration of this in a solution in which the concentration of chloride ion is 2 mole per dm cube and the concentration of this is 0.1. तो बेटा मुझे सारी वैल्यूज गिवन है, मुझे सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. K स्टेप की वैल्यू गिवन है मुझे, ये है 0.080. FeCl4 माइनस 0.1 दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है. और 2 मोल पर डीएम क्यूब है तो 2 मोल पर डीएम क्यूब का आप 4 कर लीजिए क्योंकि 4 मोल में इसके, राइट. मैं कैलकुलेट अगर इसको करूं, मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा. तो हो जाएगा बेटा मेरे पास आ रहा है 0.078125. यहाँ लिख देता हूँ 0.07815 मोल पर डीएम. ठीक है. Question number 7. A polymer P can be made from the monomer benzene 1,4-dioyl chloride and benzene 1,3-diamine. Draw a section of the polymer chain. Your structure should include 2 repeating units. 2 repeating units mention करते हैं. अच्छा, यहाँ से Cl जाएगा, फिर यहाँ से H जाएगा. ठीक है. और यहाँ से बेसिकली क्या होंगे, क्लोरीन और H रिएक्शन करके HCl बना रहे होंगे. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर ताकि टाइम सेव हो जाए. This is CO, benzene ring, CO, NH, NH के बाद benzene ring, then NH, then CO, then benzene ring, then CO, then NH, और ये हो जाएगा आपके पास NH और ये कंटिन्यूएशन. सही है. तो देखें यहाँ से यहाँ तक आपका एक मोनोमर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा मोनोमर हो गया. ठीक है. ये 2 रिपीटिंग यूनिट्स हो गए. Part 2. Place one tick in the table to describe polymer P as its method of polymerization. ये जो आपने polymer P बनाया है ये condensation polymerization है क्योंकि loss of mass हो रहा है in terms of HCl. तो polyalkene addition होता है, polyamide condensation होते हैं, polyester भी condensation होते हैं. State whether or not polymer P is biodegradable. It is biodegradable. Because it can easily hydrolyze with water. State a suitable reagent to produce benzene 1,4-dioyl chloride from benzene 1,4-dicarboxylic acid. Guys, it's so easy. Carboxylic acid से oil chloride, dioyl chloride बनाना हो तो आप हमेशा PCl5 यूज करते हैं या SOCl2 यूज कर लीजिए या PCl3 यूज कर लीजिए. मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता है, बात ज्यादा इजी लगता है. इसके बाद benzene 1,3-diamine to be made from benzene using the reaction sequence shown. State the reagents using step 1 and this. Benzene में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब नाइट्रेशन हुई है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है हमने, और 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है. स्टेप 3 में क्या होगा, ये दोनों के दोनों NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गए. इसका मतलब आपने 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया है. ठीक है. अच्छा, वो आपसे कंडीशन मांग नहीं रहे तो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं. तो
अच्छा, proteins are not a part of the course, not in syllabus. 2022-2023 syllabus बेटा, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे इसको. Otherwise it is also very important, very simple part. इसके साथ भी ऐसा ही है, not in course. Question number 8. Describe the related and conditions needed for step 1. यार ये एल्केन है, एल्केन में मैंने ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब भाई Br2 से रिएक्शन होगा in the presence of sunlight. Name the other product also formed in step 1 which is an isomer of A. Which is an isomer of A. Okay. Okay guys, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन एटम से अटैच हो जाए. ये हो जाएगा 1 1 कॉमा डैश डाई ब्रोमो ethane. Give the structural formula of B. अच्छा, अब नोट कीजिए, ये Br किसमें कन्वर्ट हो गया, COH यानी कार्बन एटम इंक्रीज हो गई. ये Br किसमें कन्वर्ट हो गया, COH यानी कार्बन एटम इंक्रीज हो गई. तो कार्बन एटम को आप इंक्रीज कब करते हैं, जब स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है. एंड फॉर दैट Br की जगह पर क्या आना चाहिए, Cn. तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 Cn होंगे. पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज. Br की जगह एक Cn यहाँ पर आ गया और एक Cn यहाँ पर आ गया. तो वो कह रहे हैं स्टेट द रिएक्शन कंडीशंस नीडेड फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 Br की जगह पे Cn लेकर आना है. तो भाई आप पोटेशियम साइनाइड इन एथेनॉल यूज कर लीजिए, कंडीशन रिफ्लक्स यूज कर लीजिए. Butane dioic acid cannot be oxidized by warm aqueous solution of any commonly used oxidizing agent, but ethane dioic acid can. Identify the oxidizing agent that could be used to oxidize ethane dioic acid, KMnO4, in acidic medium. State the product. अच्छा जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे. ठीक है, ये है ना आपके पास इथेन डायोइक एसिड. जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में. ठीक है, इसके बाद है आपके पास compare and explain the relative acidities of hexanoic acid, hexane-1-ol and phenol. So carboxylic acid is stronger than alcohol. Carboxylic acid is stronger than alcohol and phenol. पहला point. दूसरा point, phenol is stronger than hexane-1-ol. ठीक है. So most acidic जो है यहाँ पर हेक्सानोइक एसिड होगा. ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं. Hexanoic acid is stronger than phenol and phenol is stronger than hexane-1-ol. और ये क्यों स्ट्रॉन्गर होता है,
because of more electronegative oxygen, OH bond break होगा, and due to resonance, it stabilizes its NI. ठीक है, फिनोल में क्या है? Phenol has a resonance in which negative charge is oscillating on less electronegative carbon. Okay. This makes tin oxide ion less stable. Last, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप होता है, तो आप बता दीजिए ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट of electron donating alkyl group, electron density on oxygen atom is OH bond cannot break. Methyl propene dioic acid is an isomer of butane dioic acid. Okay, the proton and NMR spectrum of methyl propene dioic acid in CCl is shown. Okay. Identify the protons in the methyl propene dioic acid molecule that are responsible for each area of the proton and NMR spectrum. 12.7 मैंने आपको बताया कि CWH ग्रुप को कहते हैं, इसकी पीक होती है. ठीक है, अब देखो ये आपके पास है क्वाड्रेट. क्वाड्रेट उसका होता है कि जो नेबर में 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, क्वाड्रेट CH की 2 आ रही है क्योंकि उसके नेबर में 3 हाइड्रोजन. ठीक है, CH और CH3 के नेबर में एक हाइड्रोजन है तो वो डुप्लेट दे रहा है, इसलिए ये CH3 की वजह से आ रहा है. दिस इज इजी, वेरी वेरी इजी. इससे आपको क्या मिलेगा? डुप्लेट अकॉर्डिंग टू n+1 रूल. इससे आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेट क्योंकि इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. और इससे क्या मिलेगा बेटा आपको? सिंगलेट. ठीक है, n+1 रूल अप्लाई करना है. And n is basically the number of hydrogen atoms present in the adjacent carbon atom. Adjacent carbon atom, not adjacent atom. Adjacent carbon atom. Next is name the splitting pattern shown at 3.3 and explain how it arises. बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको
क्वाड्रेट होगा 3.3 पे, बिकॉज neighbor carbon has 3 hydrogen atoms. Has 3 hydrogen atoms. The carbon-13 NMR spectra of butane dioic acid. The butane dioic acid as a formula and methyl propylene dioic acid as a formula are different. State the number of peaks in the carbon-13 NMR spectrum of butane dioic acid. Butane dioic acid में बेटा देखिए इन दोनों का environment तो same होगा, right? ठीक है, तो दोनों peaks ये होंगी. ओके, इस तरह से सॉल्व करके दिखा देते हैं. This is COOH, this is CH2, this is CH2, this is COOH. अब देखिए इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम, sp2 हाइब्रिडाइज में जितने डिस्टेंस से ये कार्बन COH से अटैच है उतने ही डिस्टेंस से ये कार्बन COH से अटैच है. इसका मतलब इन दोनों का भी एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम. इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 पीक्स होंगी. 2 पीक्स कर दीजिए. दूसरा वाला कंपाउंड ले लेते हैं, COOH, then CH, and then CH3, and then COOH. आप जानते हैं दोनों का एनवायरनमेंट सेम क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच, राइट. ये सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी आपके पास थर्ड कार्बन. यहाँ पर 3 पीक्स हो जाएंगी आपके पास C13 NMR स्पेक्ट्रम में, राइट. क्वेश्चन नंबर 9. The structure of nicotinamide is shown. Okay. State the number of delocalized electrons in one nicotinamide molecule. Delocalized electrons. बेटा 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 8. ठीक है. ओके, नाइट्रोजन एटम का भी लोन पेयर होगा. देखो मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है बेटा. ये तो डीलोकलाइज हो ही रहे हैं, ठीक है, और ये भी तो डीलोकलाइज होगा. और फिर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो वापस आएगा, फिर ये वापस यहाँ पर आएगा. तो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन. 6, 2 and 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. प्रेडिक्ट द NHN. बेटा इस ग्रुप को देखो, NHN कह रहा है. नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5. तो 2 सिंगल बॉन्ड 1 लोन पेयर 117 डिग्री एंगल हो जाएगा. ठीक है, बहुत स्पेसिफिक करें तो 117.5 डिग्री. Nicotinamide can be synthesized from nicotinic acid. The synthesis involves 2 steps. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने क्या बनाया, अमाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड उस वक्त बनेगा जब यहाँ पर आपके पास एसाइल हैलाइड होगा, एसाइल क्लोराइड होगा. अगर आपको याद हो, अमाइड बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो एसाइल क्लोराइड. चलें इस तरह से सुने, मैंने इस तरह से पढ़ाया आपको रजिस्टर में. एमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसाइल क्लोराइड. इसका मतलब ई जो है वो एसाइल क्लोराइड होना चाहिए. इस तरह से सुन लीजिए बात को. ठीक है, this is CO and this is Cl. Give the name of the formula of a suitable reagent for step 2. बेटा ऑब्वियसली अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे आप. ठीक है, nicotinamide reacts separately with aqueous acid and aqueous alkali. The 6-membered ring remains unchanged in these reactions. Complete the reaction scheme below to give the structural formula of the organic product of each reaction. ठीक है, अगर मैं इसको HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बेटा
एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो अगर एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये हो जाएगा NH2 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर H के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा। अमोनिया जो है ये NH2 है ना, ये वाटर के H के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा और अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके अमोनिया माइंस बना लेगा। तो अमोनिया माइंस भी बनाना, लेकिन वो हमसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मांग रहे हैं इसलिए हम दे नहीं रहे, हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बेटा आप यहाँ पर करते हैं अमोनिया माइंस। अगर मैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो जाहिर सी बात है सॉल्ट बनेगा और अमोनिया गैस रिलीज होगी, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। एंड अमोनिया गैस रिलीज होगी। ठीक है, we have done simple amides की हाइड्रोलिसिस इन क्लास, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। Nicotinamide can be reduced to compound X. Identify a suitable reagent for this reaction. भाई अगर आपने इस कंपाउंड को रिड्यूस करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, यही लिखवाया मैंने आपको। Predict and explain the relative basicities of NH2 group in phenylamine, nicotinamide, and compound X. Compound X is compound X. Okay. So यहाँ पर no lone pair is easily available for protonation, more basic होगा। उससे कम जो है वो फिनाइलामाइन होगा और निकोटिनामाइड न्यूट्रल होते हैं, अमाइड्स आर न्यूट्रल। सही है, बिकॉज उनके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाती है 5 बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इफ यू रिमेंबर द लेक्चर। तो आप बताइए X इज मोस्ट बेसिक, उससे कम फिनाइलामाइन और सबसे कम निकोटिनामाइन। ठीक है, तो आप बताइए लोन पेयर is not delocalized and easily available for protonation। ठीक है, फिर आप बताइए lone pair is easily delocalized with a benzene ring, the pi bond of benzene in phenylamine। तो बताइए इन निकोटिनामाइन lone pair is delocalized the pi bond of oxygen। ठीक है, तो वो कह रहे हैं the height of M peak in the mass spectrum of nicotinamide is 80, यानी molecular ion peak की height दी है 80, calculate the expected height of M plus 1 peak।
ओके, तो फॉर्मूला है मेरे पास 100/1.1 abundance of m+1p abundance of molecular ion p। निकोटिनामाइड में मेरे पास टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, राइट। तो n की जगह पे मैंने 6 रख दिया इक्वल्स टू 100/1.1। abundance of m+1p कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं x ले लो, abundance of molecular ion p 80 दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आएगी? 5.28।